Hello everyone. So this is our second class. In the first class, we discuss about the basics of accounting, like what is accounting, what is bookkeeping, what are the users of accounting, right? These basic was discussed in the class 1. Now in the class 2, we will discuss about the process of accounting. What is the process of accounting? How the accounting works? So I will give you a brief description of it. Like the first step is identify the business transactions and events. बिजनेस ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई ट्रांजेक्शन अराइज होती है उसी टाइम पे हमारी अकाउंटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ट्रांजेक्शन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कैश और फॉर क्रेडिट, ठीक है। किसी भी आप एक्सटर्नल पार्टी के साथ कोई भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हो, चाहे वो कैश में कर रहे हो चाहे वो क्रेडिट में कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन अराइज होती है, डिटेल में मैं बाद में आपको बताती हूँ, तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन अराइज होती है उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। और ट्रांजैक्शन कौन सी होनी चाहिए? बिजनेस ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। और अपनी एक्टिविटी कौन सी होनी चाहिए? इवेंट्स कौन से होने चाहिए? इकोनॉमिक इवेंट्स, इकोनॉमिक इवेंट्स, ठीक है, जिसमें कुछ मॉनेटरी टर्म्स में कुछ हम डील कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। और इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। इवेंट कौन सा हो रहा है? इकोनॉमिक इवेंट। लाइक अगर मैं बोलूं कि मैंने अपने फ्रेंड को डिनर पे इनवाइट किया है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं, वो एक सोशल इवेंट हो रहा है, ठीक है, वो एक सोशल एक्टिविटी है। तो ऐसे हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं और कौन से इवेंट्स हमारे जो हैं वो इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, क्योंकि उन्हीं की रिकॉर्डिंग जो है वो अकाउंटिंग में होगी। लाइक मैं कोई गुड्स परचेज कर रही हूँ तो वो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन भी है, क्योंकि हम कैश या क्रेडिट के साथ डील कर रहे हैं विद सम पार्टी, ठीक है। और इवेंट हमारा इसमें कौन सा हो रहा है? इकोनॉमिक इवेंट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं एक ट्रांजैक्शन कर रही हूँ अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं नॉर्मली किसी भी अपने फ्रेंड को इनविटेशन दे रही हूँ किसी चीज का, ठीक है, तो वो हमारा सोशल इवेंट में आएगा, वो इकोनॉमिक इवेंट में नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्रांजेक्शन हैं आपकी बिजनेस से रिलेटेड एंड कौन से इवेंट्स जो है वो आकर हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे इनकी मेजरमेंट करनी है आपने, ठीक है। हम मेजर किस वे में करेंगे? हम मेजरिंग इसकी करेंगे, एक कॉमन मेजरमेंट यूनिट होता है। जैसे इंडिया में हमारा मेजरमेंट करने का क्या वे है? रुपीज। इंडिया में हम किस में मेजरमेंट करते हैं? उसकी रुपीज में, ठीक है। तो एक मेजरमेंट यूनिट होता है, उसके बेसिस पे हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे जो भी रूलिंग करेंसी होती है किसी भी कंट्री की, जैसे इंडिया में रुपीज है तो हम रुपीज में इसको रिकॉर्ड करेंगे, मेजर करेंगे। थर्ड इज रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। तो रिकॉर्डिंग हमारी किस में होती है? बिजनेस ट्रांजैक्शन हम किसी भी हर एक चीज को हम याद तो नहीं ना रख सकते, हम मेमोराइज नहीं कर सकते। हमने कल भी पढ़ा था कि वहां से क्या स्टार्ट होती है? हमारी बुक कीपिंग, ठीक है। तो बुक कीपिंग में क्या आ जाता है हमारा? सबसे पहले तो जर्नल ही आ जाता है, क्योंकि हम सारे ट्रांजैक्शन को माइंड में नहीं रख सकते। तो इसके रिकॉर्ड करने का भी एक वे है। अकाउंटिंग क्या है बच्चे? एक लैंग्वेज है ना। अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी लैंग्वेज क्या है? हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, राइट। ऐसे सारी लैंग्वेजेस अलग अलग स्टेट्स में होती हैं। ऐसे ही बिजनेस की लैंग्वेज अकाउंटिंग है। और अकाउंटिंग करने का भी कुछ सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे ही आ जाती है हमारी रिकॉर्डिंग, क्योंकि हम हर चीज को मेमोराइज नहीं रख सकते। इसलिए अकाउंट्स में एक बुक बनाई जाती है जिस बुक को हम बोलते हैं जर्नल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज, बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज, ठीक है। सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग किस में करते हैं? जर्नल में करते हैं। तो जर्नल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब डेट वाइज, जैसे आज फर्स्ट है, फर्स्ट को मैंने जो ट्रांजैक्शंस हमारी इनकर हुई हमने उनको आइडेंटिफाई किया, रुपीज के टर्म्स में उसको लिखा, मतलब उसको मेजरमेंट किया उसका, देन हम उसको रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे? जर्नल में आके हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। डेट वाइज रिकॉर्डिंग करेंगे। जर्नल के भी फर्दर बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं, वो हम जब चैप्टर करेंगे उसके इन बिटवीन मैं आपको डिस्कस करूंगी, बट फिलहाल जर्नल रिकॉर्डिंग होती है। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्लासिफिकेशन क्या होता है? हम मतलब उनको
एक कॉमन नेचर में हम सेग्रीगेट कर देते हैं, ठीक है। कॉमन नेचर हम हेड वाइज उनको सेग्रीगेट करना शुरू कर देते हैं। जो भी सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती हैं हम उसको एक अकाउंट में डालते हैं, जो अनदर सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती हैं हम उसको अनदर ग्रुप में डालते हैं, ठीक है। तो उस क्लासिफिकेशन को हम क्या नाम देते हैं, लेजर। किसमें हम वो क्लासीफाई करते हैं, लेजर में। मतलब जितने भी हमारे हेड्स ओपन होते हैं जर्नल में, हम उन सारे ट्रांजेक्शन्स को एक सिमिलर हेड में सेग्रीगेट करना शुरू कर देते हैं, सेपरेट हेड्स में डालना शुरू कर देते हैं। हम उस चीजों को क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। देन नेक्स्ट इज एनालाइजिंग the business, sorry, next step will be summarizing. I skipped it. Fifth step will be after classification, it is summarizing द बिजनेस ट्रांजेक्शन। समरीज बनाते हैं हम कि डेबिट बैलेंस हमारा कितना है, क्रेडिट बैलेंस कितना है। मतलब आपने ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, उसकी मेजरमेंट कर ली, उसको रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद आपने देखा कितने हेड्स ओपन हुए, उसको आपने सिमिलर नेचर के हेड्स में सेग्रीगेट करना शुरू कर दिया, ठीक है, डिवाइड करना शुरू कर दिया। सेपरेट अकाउंट हेड्स आपने ओपन कर लिए। अब उसके बाद आपने देखना है कि हेड्स की एंड में समरी क्या निकली, ठीक है। मतलब जो उसका मेन लास्ट बैलेंस निकलता है, क्लोजिंग बैलेंस, उसके बेसिस पे हम फिर क्या प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, अपना ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस समराइजिंग में ही बैलेंस शीट आ जाएगी, समराइजिंग में ही अपना इनकम स्टेटमेंट पी एंड एल आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम समरीज नोट करते हैं, उन अकाउंट्स के बैलेंसेस को नोट करते हैं। देन नेक्स्ट इज बैलेंसेस नोट हो गए। नेक्स्ट हमारा आता है एनालाइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बिजनेस ट्रांजेक्शंस को एनालाइज करना। एनालाइज का मतलब होता है गैदरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा, ठीक है। आपका डाटा आपके पास है, उसको गैदर करके एक तरह से ऑर्गेनाइज करना, और इस तरह से ऑर्गेनाइज करना कि हम उसके मीनिंग को इजीली समझ सकें, ठीक है। एनालिसिस इज द बेस फॉर इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में हम क्या करते हैं, हम मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। हम अंडरस्टैंड करते हैं कि डिफरेंट डाटा के क्या मीनिंग्स हैं, ठीक है। उसके लिए हम उस डाटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमारे लिए उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो ईजी हो जाए। इंटरप्रिटेशन मीन्स एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ ऑल द डाटा, ठीक है, कि क्यों कोई चीज अकर हुई, कैसे अकर हुई, ठीक है। तो वो सारी चीजों की जो डिटेल एनालिसिस, डिटेल है, वो इंटरप्रिटेशन में आ जाती है। देन सेवंथ जो है वो मैंने कल भी आपके साथ एक डिटेल में डिस्कस किया था कि हम इन सारी ट्रांजेक्शन्स को हम अकाउंटिंग कर ही क्यों रहे हैं, ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें टू द रेलिवेंट यूजर्स। जो भी उसके यूजर्स हैं हम उनको इस इंफॉर्मेशन को दे सकें, ठीक है। कम्युनिकेटिंग द इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। यूजर्स कौन से होते हैं वो हमने कल पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि यूजर्स इंटरनल यूजर्स भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स भी हो सकते हैं। मतलब जो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने बिजनेस के साथ किसी भी तरह का इंटरेस्ट रखते हैं उनको हम यूजर्स बोलते हैं, और इस सारी इंफॉर्मेशन को उन यूजर्स को देना, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। सो बेसिकली देयर आर 8 steps. First is identify, second is measuring, third is recording, fourth is classifying, fifth is summarizing, sixth is analyzing, seventh is interpreting, and eighth is communicating the information to the users, ठीक है। अब उसके बाद ना कुछ एक टर्मिनोलॉजीज हैं, मतलब हम मेन जो अपना जर्नल चैप्टर है उसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ एक टर्मिनोलॉजीज की नॉलेज होनी जरूरी है। अकाउंट्स में हम किन किन टर्म्स को यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट ही हमारे पास आ जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती है। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा, एक बेस आपको मिल गया होगा कि अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स के क्या यूजेस हैं, और अकाउंट्स में किस प्रोसेस के थ्रू हम अपना काम जो है वो करते हैं, ठीक है। अब बेसिक टर्मिनोलॉजीज में 2-4 आपके साथ डिस्कस करूंगी जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। लाइक फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आ जाती हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो मैंने आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग बता दिया है। दिस इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर कैश और क्रेडिट बाय द बिजनेस विद एनी अदर पर्सन, ठीक है। किसी भी पर्सन के साथ गुड्स का एक्सचेंज या सर्विसेज हो रहा है, चाहे वो कैश में हो रहा है, चाहे वो क्रेडिट में हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन सी होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एंड इट मस्ट बी फाइनेंशियल इन नेचर, इट मस्ट बी क्वांटिटेटिव इन नेचर, क्वांटिटेटिव नेचर की होनी चाहिए। मतलब नॉन क्वांटिटेटिव नेचर की चीजों को हम अकाउंट्स में, फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिकॉर्ड
नहीं करते। ठीक है, जैसे मैं कुछ एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। ABC कोई भी पर्सन है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया कैश में, ठीक है, 5 लाख रुपीस का। तो ये क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन ही हो रही है ना, कि उसने इन्वेस्टमेंट किया है, कैश की इन्वेस्टमेंट वो अपने बिजनेस में कर रहा है, तो एक कैश की डीलिंग हो रही है, ठीक है, और बिजनेस के लिए हो रही है। सो दिस इज अ ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट इज, आपने किसी भी एक्सपेंस को पे किया, पे फॉर स्टेशनरी, यहाँ पे भी कैश की डीलिंग हो रही है। आप पे कर रहे हो स्टेशनरी, आपने कोई आइटम्स परचेज किए हैं, उसकी पेमेंट आप कर रहे हो, कैश में डीलिंग हो रही है, किसी दूसरे पर्सन को आप पेमेंट कर रहे हो, तो ये भी ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल लूं कि मैंने किसी भी पर्सन से ना प्राइस टैग्स मंगवाए हैं, प्राइस लिस्ट मंगवाई है, जैसे मैंने ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है, तो मैं किसी भी दूसरे एंटरप्राइज को, दूसरे पर्सन को बोल रही हूँ कि मुझे प्राइस की लिस्ट भेजो कि कौन सी गुड कितने में आप मुझे सेल करोगे, तो ये एक ट्रांजेक्शन हुई? नो, दिस इज नॉट अ ट्रांजेक्शन, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का एक्सचेंज नहीं हुआ अभी गुड्स एंड सर्विसेज का। जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे, जब हम फर्दर बाय करेंगे, तब वो हमारी ट्रांजैक्शन कहलाएगी। फिलहाल दिस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट इज, प्लेस्ड एन ऑर्डर विद राम फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। आपने एक ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, गुड्स परचेज करने के लिए। इज दिस अ ट्रांजैक्शन? Many of you will say yes, but no, this is not a transaction, क्योंकि अभी सिर्फ हमने ऑर्डर प्लेस किया है। जब गुड्स हमारे पास डिलीवर हो जाएंगी, इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज ट्रांजेक्शन। मीन्स इन फ्यूचर ये जो चीज है वो ट्रांजेक्शन हो सकती है, बट इन एट प्रेजेंट ये जो चीज है वो ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि अभी गुड्स का एक्सचेंज नहीं हुआ। ठीक है, अभी सिर्फ हमने ऑर्डर ही प्लेस किया है। जैसे ही गुड्स हमारे पास आ जाएंगी या जैसे ही गुड्स वो सप्लाई कर देंगे, इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी, बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज कैपिटल। सेकंड टर्मिनोलॉजी, व्हाट इज कैपिटल। अपने आप को आंसर दो सारे, कैपिटल क्या होती है। ठीक है, जनरली भी हम सुनते हैं ना इस टर्म को, कि कोई भी अमाउंट जो प्रोप्राइटर इन्वेस्ट कर रहा है, ओनर इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस में, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, ओनर को हम प्रोप्राइटर भी बोलते हैं, तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस। बिजनेस में जो भी वो अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है, हम कैपिटल को कैलकुलेट अगर मैं करने का वे देखूं तो क्या होगा, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। मान लो बिजनेस की एसेट्स जो है वो 5 लाख हैं, बाहर से लाइबिलिटीज क्या होती हैं, जो उन्होंने बाहर पे करनी है, वो उन्होंने पे करनी है 3 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब जो 2 लाख का डिफरेंस है वो किस चीज का है, वो ओनर ने अपने पैसे लगाए हैं। ठीक है, तो जब आपको सेपरेट एंटिटी का वो कंसेप्ट तो पता है ना, बिजनेस और ओनर्स बोथ आर सेपरेट पर्संस। ठीक है, उन दोनों को हम एक नहीं कंसिडर करते। अगर मेरा एक बिजनेस है तो मैं और मेरा बिजनेस, हम ये मान के चलते हैं सेपरेट आइडेंटिटी। ठीक है, कि हम दोनों की एक आइडेंटिटी जो है वो सेपरेट आइडेंटिटी है। मेरा मैं और मेरा बिजनेस एक ही नहीं है। अगर मैं अपने बिजनेस में कुछ भी पैसा डाल रही हूँ तो उसको मैं कैपिटल का नाम दूंगी। ठीक है, इसीलिए हमने इसको ट्रांजैक्शन में लिखा था। देखो, ट्रांजैक्शन में मैंने क्यों लिखा था, क्योंकि मेरा बिजनेस और मैं, हम दोनों अलग अलग पर्सन्स हैं, दो पर्सन्स के बीच में एक एक्सचेंज हो रहा है।
ठीक है, वो मैं कैश दे रही हूँ अपने बिजनेस को, तो मेरे बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है, मेरा बिजनेस ऑनर को रिटर्न करेगा, मुझे रिटर्न करेगा वो, ठीक है, कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा वो मुझे, तो इसलिए हमने इसको ट्रांजैक्शन भी कंसिडर किया था। और इसीलिए इसको कैलकुलेट करने का वे भी ये है कि एसेट्स में से जब हम लायबिलिटीज को माइनस करते हैं, टोटल जो भी बिजनेस के पास है, जो उसने बाहर देना है, ठीक है, इन दोनों को मैंने जब लेस किया तो 2 लाख रुपीज वो कैपिटल आ गई, जो मतलब अमाउंट ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट की है, ठीक है। इसी के साथ ही एक टर्मिनोलॉजी हमारी और आ जाती है, दैट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? इन द सेम वे सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के बेसिस पे ही अगर ओनर बिजनेस से अलग है, वो बिजनेस को कुछ दे रहा है, तो बिजनेस उसको इंटरेस्ट देगा, ठीक है, और अगर वो बिजनेस से कुछ ले रहा है तो वो बिजनेस को भी इंटरेस्ट देगा। जैसे सपोज मेरा फर्नीचर का काम है, तो मैं 2 चेयर्स उठा के घर पे ले आती हूँ, तो वो 2 चेयर्स मेरी क्या हो जाएंगी? ड्राइंग्स हो जाएंगी बिजनेस में से। ड्राइंग क्या होता है? अमाउंट विदड्रॉन बाय द यूजर, ओनर। Amount withdrawn by the owner from business पर्सनल यूज के लिए या फिर डोमेस्टिक यूज के लिए, वो पर्सनल यूज और फॉर डोमेस्टिक यूज, ठीक है, चाहे वो कैश की फॉर्म में है, चाहे वो गुड्स की फॉर्म में है, ठीक है, उन सारी चीजों को हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स बोलेंगे। अगर मैं बिजनेस में से 5,000 रुपया खर्च कर रही हूँ तो वो भी ड्राइंग्स गिनी जाएंगी। अगर मैं बिजनेस में से वो गुड्स को यूज कर रही हूँ जिसका मैं काम कर रही हूँ, वो भी मेरे लिए ड्राइंग्स ही गिने जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ड्राइंग। नेक्स्ट इज टर्म लायबिलिटी, वो अभी आपको मैंने वैसे क्लियर कर भी दिया है। एनीहाउ, ऑब्लिगेशंस टू द आउटसाइडर्स, ठीक है, जो भी हमने आउटसाइडर्स को पे करना है उसे हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। एन अमाउंट ओइंग बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, चाहे वो मनी की फॉर्म में, चाहे वो गुड्स की फॉर्म में पेमेंट हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज हमारी जो है, ऐसे ही इसी फॉर्मूले को माइंड में रखो। कई बार क्या होता है, कुछ शॉर्ट में आपको आ जाता है, तो लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या रखोगे? लायबिलिटी इज इक्वल टू, लायबिलिटीज इधर आ गई, कैपिटल इधर चले जाएगी, तो लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। मतलब अगर आपको निकालना पड़ता है कहीं पे भी तो ये फॉर्मूला यूज हो जाता है उसके लिए, ठीक है। अब लायबिलिटीज की टाइप्स भी होती हैं कुछ। एक्सटर्नल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटीज फर्दर नॉन करंट, करंट, नॉन करंट एंड कंटिंजेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी आ जाती हैं एक्सटर्नल पार्ट, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज कौन सी? जो बिजनेस एंटरप्राइज ने बाहर वाली पार्टीज को पे करनी होती है, आउटसाइडर्स को पे करनी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी, जो बिजनेस ने इंटरनल, जैसे ऑनर की कैपिटल पे करनी है उसने, ठीक है, तो वो उसकी क्या हो जाती है? इंटरनल लायबिलिटी। तो अभी एक्सटर्नल लायबिलिटी में हमारे सबसे पहले आती है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी होती है? जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को हम बोल देते हैं नॉन करंट। करंट मींस रिसेंटली, अभी अभी शॉर्ट टाइम पीरियड में जो हमने पे करनी होती है।
जैसे लॉन्ग टर्म के लिए हमने किसी बिजनेस से बाहर से कहीं से लोन ले लिया, ठीक है, तो ऐसी सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। बेसिकली आफ्टर 12 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर, उसके बाद जो हमने लायबिलिटीज को पे करना होता है, द लायबिलिटीज विच आर पेबल इन अ रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड, that is for more than 12 months period. This is called non-current liabilities, and current liabilities are the liabilities which are liable to be paid within the short period, that is within 1 year, within 12 months. उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म, ठीक है। जैसे क्रेडिटर्स की पेमेंट हो गई, क्रेडिटर्स कौन से होते हैं, जिनसे हमने पैसे उधार, गुड्स उधार ली होती हैं, ठीक है, हमने क्रेडिट पे ली होती है। क्रेडिट मीन्स उधार, क्रेडिटर मीन्स जिसको हमने पेमेंट करनी होती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, इसमें तो लॉन्ग टर्म लोन्स आ गए थे, 12 मंथ से ज्यादा वाले इसमें आ जाएंगे शॉर्ट टर्म लोन्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट, ठीक है, कंटिंजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, विच मे और मे नॉट बी पेबल। इन फ्यूचर, फ्यूचर में पे हो भी सकती हैं, फ्यूचर में पे नहीं भी हो सकती, ठीक है। कंटिंजेंट मींस डिपेंड करता है, कंटिंजेंट मींस किसी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो लायबिलिटी फ्यूचर में अराइज होगी या नहीं होगी। फॉर एग्जांपल कोई केस चल रहा है बिजनेस के अगेंस्ट, ठीक है, बिजनेस अगर वो केस जीत जाता है तो उसको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, बट अगर बिजनेस केस हार जाता है तो उसको पेमेंट करनी पड़ सकती है। मतलब एक कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वेदर the business will win or whether business will lose, ठीक है। it may or may not be payable, it may or may not arise, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, depends upon a condition, तो उसको हम क्या बोलते हैं, contingent liabilities, ठीक है। तो ये नॉर्मली डिस्क्लोजर दिया जाता है इसका कि ऐसी लायबिलिटीज जो हैं वो अराइज हो सकती हैं, अदरवाइज इनको लायबिलिटी साइड पे एज सच नहीं लिखा जाता, बट नॉर्मली डिस्क्लोजर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास लायबिलिटीज हो गई। नेक्स्ट, अच्छा हमने यहाँ पे टर्म्स यूज किए थे ना, ये देख लो आप। सबसे पहले हमने बात की थी कैपिटल की, कैपिटल में हमारे पास आया था एसेट भी आया था नाम, लायबिलिटीज भी आया था। लायबिलिटीज क्या होती हैं वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट आती है टर्म एसेट्स। एसेट्स क्या होती हैं, ठीक है। एसेट्स जो हैं वो बिजनेस के रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, बिजनेस के रिसोर्सेज होते हैं जो बिजनेस यूज करता है अपने ट्रांजैक्शंस को, अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो कोई भी एंटरप्राइज यूज करता है उनको हम क्या बोलते हैं, एसेट्स। एसेट्स आर द इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय अ बिजनेस, ठीक है, जिसके बेसिस पे वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे आने वाले टाइम पे मेरे ऑपरेशंस चलेंगे और मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। जैसे अगर सपोज मेरा इलेक्ट्रिकल गुड्स का आइटम, मतलब जिसको आपने सेल करने के लिए बिजनेस में नहीं लिया, जो बिजनेस की ही प्रॉपर्टी है, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस में ताकि आपका जो बिजनेस है वो स्मूथली रन करे, ठीक है। जैसे सपोज मेरा किसी भी इलेक्ट्रिकल गुड्स का बिजनेस है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल गुड्स की जो भी चीजें मैं खरीदूंगी वो मेरी गुड्स होंगी, इलेक्ट्रिकल आइटम कोई भी मैं खरीदूंगी वो मेरी गुड्स होंगी। बट अगर मैं उसमें फर्नीचर बाय कर रही हूँ, फर्नीचर मैं क्यों बाय कर रही हूँ, ताकि मेरे एम्प्लॉइज वहां पे बैठ सके या जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं उनको मैं बिठा सकूं, ठीक है, तो मैं फर्नीचर बाय कर रही हूँ, चेयर्स बाय कर रही हूँ, वो मेरी क्या हो जाएगी, वो मेरी एसेट है, वो मेरा रिसोर्स है, उसको मैं सेल नहीं करूंगी, बट उसको मैं अपने बिजनेस चलाने के लिए यूज करूंगी, ठीक है। सो ये होती हैं हमारी एसेट्स। एसेट्स भी बच्चे जैसे लायबिलिटीज होती हैं ऐसे ही एसेट्स की भी टाइप्स होती हैं। करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, एंड नेक्स्ट इज फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स कौन सी होती हैं, करंट एसेट्स आर द एसेट्स व्हिच आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश,
या जो कैश में इजीली कन्वर्ट हो सकती हैं, कैश की फॉर्म में है आपके पास, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल करंट एसेट की एग्जाम्पल क्या होंगी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है, स्टॉक हो गया, इसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो ना, कैश में स्टॉक को सेल कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स मींस जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए बिजनेस ने परचेज किए हुए हैं, नॉट फॉर रीसेल पर्पस। ये करंट एसेट्स जो है वो तो रीसेल पर्पस के लिए हो गए ना, नॉन परचेज्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज एंड नॉट फॉर रीसेल, ठीक है। इनकी भी फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, टेंजिबल भी हो सकते हैं, इंटेंजिबल भी हो सकते हैं। टेंजिबल कौन से होते हैं, विच कैन बी सीन और टच, जिसको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। जैसे कोई बिजनेस ने लैंड बाय की हुई है, रीसेल करने के लिए तो नहीं ना की, उसने अपनी प्रॉपर्टी ली है, ठीक है। किसी बिजनेस ने कोई एसेट, कोई भी आप बोलो, कोई मशीन बाय कर ली, डिस्पोजेबल गुड्स का भी काम है, मशीन बाय की है तो उसकी एसेट है ना, मशीन को वो सेल तो नहीं कर रहा, बस उसको यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी हमारी कौन सी हो जाती हैं, टेंजिबल। इनटेंजिबल कौन सी होती हैं, जिसको हम देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, बट बिजनेस में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे गुडविल बिजनेस की एक नाम भी तो हो जाता है ना, रिलायंस, टाटा, इनका एक नाम है, ठीक है, उनकी एक गुडविल चल रही है, वो उनके लिए एक एसेट है, ठीक है। उनके पास कोई कॉपीराइट है, उनके अलावा कोई यूज ही नहीं कर सकता जी उस चीज को, पेटेंट राइट है, कॉपीराइट है, कोई ट्रेडमार्क उनका चल रहा है। ये सारी कौन सी एसेट्स होती हैं इनकी, इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। और लास्ट हमारे पास आती है फिक्टिशियस एसेट। देखो बेटा मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ एसेट्स को। देयर आर 3 टाइप्स, फर्स्ट इज करंट, सेकंड इज नॉन करंट, थर्ड इज फिक्टिशियस। करंट जो इजीली कन्वर्ट हो सकती हैं, कैश फॉर्म में हो सकती हैं, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक वगैरह हो गया। नॉन करंट जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए परचेज होती हैं, रीसेल इनकी नहीं होती। ये फर्दर 2 तरह की हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, इंटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन और टच। जैसे टेंजिबल में कोई भी चीज आ जाती है, कोई भी उन्होंने खरीदी हुई है अपनी लॉन्ग टर्म यूज के लिए, लैंड होगी, मशीनरी हो गई, ठीक है। और इंटेंजिबल में जैसे उनकी गुडविल, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, जो उनके पास स्पेसिफिक, उनके पास ही राइट है उस चीज को यूज करने का, ठीक है। और जो बट है तो उनके लिए एसेट ना, तो बट हम उनको देख नहीं सकते, तो दीज आर इंटेंजिबल एसेट्स। लास्ट हमारे पास आती है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट बच्चे होती है जिसकी कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं होती, विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल फॉर्म एंड विच हैज नो रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। कि कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू, मैंने अपना एक बिजनेस खोलना है जी, ठीक है, बिजनेस को खोलने से पहले मेरे जितने भी खर्चे हो रहे हैं उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू तो नहीं है ना, बिजनेस को खोलने से पहले मेरा खर्चा हो गया, ठीक है। तो उसको मैं क्या बोलूंगी, फिक्टिशियस एसेट्स। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए हमारे, डिस्काउंट आप दे रहे हो डिबेंचर्स पे, अभी वो फर्दर हम करेंगे डिबेंचर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे किस में आएंगे, फिक्टिशियस एसेट्स में, ठीक है। इतने ये 2-3 ही होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, इतने ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है बच्चे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अच्छा एक चीज और आप कर लो, गुड्स। गुड्स की टर्म मैंने बहुत बार यूज की है, तो हम गुड्स भी कर ही लेते हैं कि क्या होता है। बेटा कोई भी आर्टिकल जो बिजनेस बाय कर रहा है फॉर द सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस,
कोई भी चीज जो बिजनेस बाय कर रहा है उसको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स। अब डिफरेंस कैसे पता चलेगा कौन सी चीज गुड्स है कौन सी चीज एसेट है? अगर सपोज मेरा फर्नीचर का काम है, इस पे डिपेंड करता है कि मेरा बिजनेस कौन सा है, उस पे डिपेंड करेगा कि वो चीज मेरे लिए गुड है या बिजनेस है। मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, फर्स्ट इज बाय फर्नीचर, मैंने चेयर्स बाय कर ली, टेबल बाय किए, तो ये मेरे लिए गुड है या एसेट है? मुझे बताओ, कौन बताएगा? कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, ये गुड्स है या फर्नीचर है। और इसी बिजनेस में मैं एसी बाय कर रही हूँ, ठीक है, फैंस बाय कर रही हूँ, वो मेरी एसेट्स हैं या मेरी गुड्स हैं? इसका आंसर मुझे नेक्स्ट वीडियो में चाहिए। आप कमेंट करके मुझे बताओ। फर्नीचर का बिजनेस है, फर्नीचर बाय कर रही हूँ मैं, चेयर्स लाइक चेयर्स, टेबल्स, ठीक है, ये सारी चीजें बाय कर रही हूँ, तो ये गुड है या एसेट है? ऑन द अदर हैंड फर्नीचर के बिजनेस में मैं एसीज और फैंस बाय कर रही हूँ, ये गुड्स हैं या एसेट्स? कमेंट सेक्शन में लिख के बताना मुझे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका भी आंसर करूंगी और हम फर्दर कंटिन्यू भी करेंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। वी विल डिस्कस सम मोर टर्म्स और फर्दर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट। बाय, थैंक यू।